मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती नहीं, सुनाई नहीं देते, कोई नहीं बता रहा था, ना फोन उठाया इन्होंने। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे थे वो कल रात जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शशि अब्रोल की पत्नी रुचि अब्रोल और उनकी बेटी हैं। कल रुचि का करवा चौथ का व्रत था। व्रत खोलने के लिए बार बार अपने पति को वीडियो कॉल वो करती रहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांदरबल में निर्माणाधीन जेड मोड टनल पर बने कैंप में उनके पति लहूलुहान पड़े हुए हैं। आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया था। और इधर कठुआ में उनके घर में उनकी 5 साल की बेटी रो रो कर कह रही थी, आतंकवादी बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। आज के ललन टॉप शो में इसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर की चर्चा करेंगे। कैसे आतंकियों ने शशि अब्रोल समेत 7 आम भारतीयों का कत्ल किया, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा ये भी जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में। कैसे साल 2019 में जन्मा ये आतंकी संगठन निर्मम हत्याओं को अब तक अंजाम दे रहा है, इसे समझेंगे। फिर जानेंगे दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट केस के बारे में और आखिर में दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जम्मू कश्मीर का गांदरबल ज़िला, यहाँ से एक हाईवे गुजरता है जो राजधानी श्रीनगर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ने वाले लेह से जोड़ता है। इस रास्ते से ही हर साल अमरनाथ यात्रा का जत्था गुजरता है। इस रास्ते पर पड़ने वाले गगनगीर इलाके में एक सुरंग निर्माणाधीन है, इसे जेड मोड टनल कहा जाता है। 20 अक्टूबर की रात सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर पास ही बने कैंप में कुछ मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य लोग मौजूद थे। 2-3 हथियारबंद लोग कैंप साइट पर पहुंचे और फायरिंग शुरू की। इन आतंकियों ने घूम घूम कर कैंप के अलग अलग हिस्सों में फायरिंग की और पास ही सटे गगनगीर के जंगलों में लापता हो गए। इस फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर शाहनवाज जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, शशि अब्रोल जो कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, गुरमीत सिंह पंजाब के निवासी थे, अनिल कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के निवासी थे, फ़हीम नज़ीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम ये तीनों लोग बिहार के रहने वाले थे। इनके अलावा 5 अन्य लोग घायल हुए। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जहां मैं खड़ा हूं अभी गगनगीर सोनमर्ग इलाका है। यहीं पे एक सुरंग का काम हो रहा था और ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जेड मोड की ये सुरंग है जो कि गगनगीर को सोनमर्ग से मिलाएगी और आगे एक और बहुत बड़ी सुरंग का काम चल रहा है जो कि जोजिला है और वो काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख को एक ऑल वेदर पूरे साल तक खुले रहने वाला रोड मिलेगा और सेना के लिए देश की जो है सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी का पीछे एक वजह रही है जहां उन्होंने एक टारगेट चूज किया है जिसमें जो ये मजदूर हैं और नॉन लोकल मजदूर हैं जो कि पिछले 10 साल से ये काम कर रहे थे, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उनको उनके मेस के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं उनपे। और जो हमने वहां कुछ लोगों से बात की उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 से 150 जो है गन शॉट की आवाजें उन्होंने सुनी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गोली चली है वहां पे। और जहां अंदर मेस में बैठे लोग थे उनको लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं। वो बाहर जब निकले देखने के लिए तो बाहर उनके साथी जो लहूलुहान जमीन पे पड़े हुए थे। उसके बाद कोशिश की गई उनको अस्पताल ले जाने की, लेकिन जैसे शाम आई तो एक के बाद एक जो है बुरी खबरें बाहर आने लगी कि डेथ टोल जो है बढ़ने लगा और 7 पे रुक गया है। अब 7 लोग इसमें मारे गए हैं जिसमें 5 जो नॉन लोकल्स हैं, 2 ऑफिसर और 3 लेबरर हैं जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो टनल बना रही थी उनके, और उसके अलावा एक कश्मीरी डॉक्टर हैं जो कि बडगाम जिले के हैं और वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, मेडिकल ऑफिसर थे और तकरीबन 4 से 5 लोग अभी भी घायल हैं। तो एक बहुत बड़ा अटैक है और अगर आप जो मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, कम से कम 2 से 3 पुलिस सूत्र कह रहे हैं और उनके लिए तलाश जारी है। जो भी पुलिस और सुरक्षा बल कर सकते हैं अभी कर रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए कोशिश है। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों ने मीडिया से बात की।
मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं देते, कोई नहीं बता रहा था, ना फोन उठाया इन्होंने। वो चले गया, हमने उनको क्या करना बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। मेरे बच्चे हैं दो, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि इनके सिवा कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है यहाँ। बेटा आपसे कब बात हुई थी? मेरी जैसे मम्मी ने बात की थी, मम्मी तैयार हो रही थी तो मैंने थोड़ी देर की थी बात। क्या कह रहे थे क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है, मम्मी से बात करो। मैंने मम्मी को फोन दे दिया। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा, मैं खून पसीना एक करूंगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था, बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है, तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला, मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। आतंकी हमले की जानकारी सामने आते ही प्रतिक्रियाएं सामने आईं। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कृत्य है, इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हमारे सुरक्षा बलों के कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया एक्स पर आई। निर्माण श्रमिकों पर क्रूर और बर्बर हमले का बदला लिया जाएगा। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों से कहा है कि वे आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को ऐसी कीमत चुकाएं जिसे वे आने वाले समय में याद रखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि आतंकियों का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ ही देर बाद खबर आई कि इस कायराना हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने ली है। TRF का शॉर्ट परिचय ये है कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन पूरा परिचय जानने के लिए आप ये ग्राफिक्स देखिए। साल 1985 में पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने मिलकर जमात-उद-दावा की नींव रखी। एजेंडा इस्लाम के सलाफी आंदोलन को आगे बढ़ाना। 1986 में आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के पास जिहादियों का अपना एक गुट हुआ करता था। लखवी ने उसे हाफिज सईद के जमात में मिला दिया। नए गुट का नाम हुआ मरकज़-उद-दावा अल इरशाद। साल 1990 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में साल 1986 में बने मरकज़ से लश्कर तैयबा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इस पूरे गठन की कार्रवाई को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी और ये पैसे की ज़रूरत पूरी हुई अलकायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन से। उसने हाफिज सईद, जफ़र इकबाल और लखवी को पैसा खिलाया ताकि लश्कर का काम पूरा हो सके। लश्कर का एजेंडा कश्मीर को भारत से अलग करना, इसलिए लश्कर के अधिकतर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रहे। साल 1992 से लश्कर तैयबा की जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी शुरू हुई। इन शुरुआती एक्टिविटीज़ में घुसपैठ करना, स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर हमले करना, स्थानीय लोगों को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाना, इस तरह के काम शामिल थे। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश में कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की कार्रवाइयों को अंजाम देता रहा। साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को एब्रोगेट करके राज्य का स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद लश्कर के निष्क्रिय पड़े आतंकियों ने एक नया संगठन बनाया। साथ मिला कश्मीर में एक्टिव रहे एक अन्य आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का। नए संगठन को नाम मिला द रेजिस्टेंस फोर्स TRF और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लश्कर अपनी कार्रवाइयों को
टीआरएफ के जरिए अंजाम देता आया है। इसकी बानगी देखिए। अप्रैल 2020 केरन घाटी में टीआरएफ के 2 आतंकियों ने भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के 5 जवानों की हत्या कर दी। अगले दिन सोपोर में भारतीय सेना के 3 जवानों का भी कत्ल कर दिया। मई 2020 में भारतीय सेना के कर्नल, एक मेजर, 2 जवानों समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। मई 2020 में सीआरपीएफ के 4 जवानों समेत एक विकलांग कश्मीरी की हत्या कर दी। सीआरपीएफ के जवानों के हथियार भी लूटे। जून 2020 में अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी। अक्टूबर 2020 में कुलग्राम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। फरवरी 2021 में श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की हत्या। जून 2021 में पुलवामा में 1 पुलिस अधिकारी की बेटी और पत्नी समेत हत्या। और अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित व्यवसायी की हत्या। अक्टूबर 2021 में श्रीनगर के एक स्कूल में एक सिख और एक हिंदू अध्यापक की हत्या। साल 2023 में भारत सरकार ने टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। ध्यान दें कि ये कुछ ही अटैक है जिनके लिए टीआरएफ जिम्मेदार है। पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले गाहे बगाए होते रहते हैं। इनके लिए टीआरएफ के अलावा दूसरे संगठनों के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। खास बात यह है कि इस टीआरएफ को बनाने और चलाने वाला शेख सज्जाद गुल खुद श्रीनगर का रहने वाला है और उसने बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की थी। टीआरएफ के गठन के पहले उसका नाम साल 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी के मर्डर में आता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वहीं टीआरएफ के 2 और कुख्यात आतंकियों पर एनआईए ने 10-10 लाख का इनाम रखा हुआ है। पाकिस्तान के सिंध के रहने वाला सलीम रहमानी उर्फ अबू साद और जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला बासित अहमद डार। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सुरक्षा बलों के साथ साथ टीआरएफ आमतौर पर नॉन कश्मीरी और नॉन मुस्लिम लोगों को टारगेट करता आया है, लेकिन 20 अक्टूबर के हमले के दिन ऐसा नहीं हुआ। मारे गए 7 लोगों में से 2 जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। इंडिया टुडे के जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक के पहले टीआरएफ के आतंकियों ने 1 महीने तक रेकी की थी। रेकी के बाद अटैक का दिन और समय तय हुआ और पूरी प्लानिंग के साथ अटैक को अंजाम दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित बशारत मसूद की खबर के मुताबिक स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि आतंकी और भी लोगों को मारने की तैयारी में थे। उन्होंने टनल साइट पर अटैक करने में कोई जल्दबाजी नहीं की, ठीक ठाक समय बिताया और हमले को अंजाम दिया। हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से टीआरएफ आतंकियों के प्लान पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको कि सुरक्षा एजेंसीज लश्कर का शैडो आउटफिट मानते हैं, इससे पहले भी टारगेटेड अटैक्स के पीछे जो है पाया गया है। 2 साल पहले जब कश्मीरी पंडित्स और नॉन लोकल्स पे ऐसे ही एक के बाद एक अटैक हुए तो टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लोन वुल्फ अटैक जिसको कहते हैं, जिसमें एक मिलिटेंट पिस्टल लेके अटैक करता था, इससे पहले टीआरएफ का जो है यूएसपी बन गया था और टीआरएफ उसी तरीके से जो है कश्मीर में अटैक करती थी। लेकिन ये अटैक जो है बहुत बड़ा है और सुरक्षा एजेंसीज में जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं और ऑटोमेटिक वेपन से जो है गोली चली है और ये गोली तकरीबन जो है 5 से 10 मिनट तक चली है, यानी कि 100 से 200 राउंड जो है फायर हुए हैं और एक ऐसा अटैक जो कि प्री प्लान्ड था और इस एरिया की रेकी भी की गई थी, क्योंकि अटैक के बाद जो है मिलिटेंट भाग गए हैं उस एग्जिट रूट से जो उन्होंने सोचा हुआ था। तो टीआरएफ का पहला हमला नहीं है। और द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें तो जम्मू में अगर पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट है जो कि जैश ए मोहम्मद का शैडो माना जाता है और जम्मू में जो भी बड़े बड़े अटैक हुए हैं उसका पीएएफएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसी तरीके से कश्मीर में पिछले कुछ समय से जब से जो है सुरक्षा एजेंसीज जो क्रश करने में कामयाब हुए हैं मिलिटेंसी को और जो एक इकोसिस्टम था सेपरेटिज्म का, उस पर प्रहार हुआ है। चाहे आप एनआईए की बात करें, ईडी और मल्टीपल एजेंसीज, इससे जो एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी मिलिटेंट्स की काफी कम हुई थी और उसी में जो है टीआरएफ बना, क्योंकि टीआरएफ ने बड़े अटैक नहीं किए थे, वो टारगेटेड अटैक्स करते थे, सॉफ्ट टारगेट्स को जो है हिट करते थे, चाहे आप जो कश्मीरी पंडित थे या नॉन लोकल लेबरर्स थे, और वो उनका मोडस ऑपरेंडी था। लेकिन पिछले 1 साल से बिल्कुल शांति बनी हुई थी, लेकिन अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि टीआरएफ फिर से एक्टिवेट हुआ है, उनके स्लीपर सेल्स यहां एक्टिवेटेड हैं और उसके साथ साथ उनको मदद मिल रही है। जो नॉन लोकल इन्फिल्ट्रेशन हुई है, मिलिटेंट यहां आए हैं और इस अटैक में भी जो है उनका हाथ हो सकता है। जिस तरीके से गोली चली है, जिस प्रोफेशनल तरीके से जो है टारगेट हिट किए हैं और ग्रेनेड फेंके हैं गाड़ियों पे, ये
जो एक साइन है कि नॉन लोकल मिलिटेंट जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमने पहले के ललन टॉप शो के एकाधिक एपिसोड्स में इस पर बात की है कि साल 2019 के बाद से सूबे के जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखा गया है। कश्मीर की तुलना में ज़्यादा अटैक, ज़्यादा हमले जम्मू में हुए और इसकी वजह स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए फौज का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कश्मीर के इलाके में किया गया। जम्मू में फौज की संख्या में कमी का फायदा उठा करके आतंकियों ने अपनी गतिविधि को अंजाम दिया। लेकिन अभी दृश्य में कुछ परिवर्तन है। सिर्फ अक्टूबर की ही बात करें तो 9 अक्टूबर को अनंतनाग के कोकरनाग में टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान की हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर को शोपियां के वंदना मलहोरा में एक बिहार से आए मजदूर की हत्या कर दी गई और 20 अक्टूबर को ताज़ा घटना में गांदरबल में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ये सारी घटनाएं कश्मीर में हुई। क्या ये कहा जा सकता है कि आतंकी संगठनों का फोकस जम्मू से शिफ्ट होकर के वापस कश्मीर की ओर आ गया है? सुनते हैं जानकारों को। देखिए, आतंकवादियों का फोकस हमेशा वहां होगा जहां सेना कम होगी। अगर जम्मू का भी किस्सा देखा जाए तो जो हमारी यूनिफॉर्म फोर्स हुआ करती थी पीर पंजाल के साउथ में, और जब चीन ने जो हमारे साथ में गलवान में हरकत की, तो यहाँ से पूरी यूनिफॉर्म फोर्स को उठा करके हम लोग जो है पीर उधर लेह लद्दाख में लेके चले गए। और ये इलाका जाहिर है कि फिर यहाँ पे एक गैप आ गया, कम्युनिकेशन का गैप आ गया। जो काउंटर इंटेलिजेंस ग्रिड होती है, जो बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, उसमें गैप आ गया। टॉप पे हम बैठे हुए थे तो उसमें गैप आ गया, और इसलिए इसके कारण यहाँ पे जो आतंकवादी भेजे गए प्लान करके आईएसआई द्वारा, उन्होंने आकर के यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स तैयार किए, यहाँ पे लोकल्स के साथ वापस साठगांठ की, और उसका रिजल्ट हमने देखा। लेकिन उसके बाद फिर हमने ऊपर से फोर्सेस को नीचे लाना शुरू किया। हमने फिर इस जगह के अंदर उनको टैकल करना शुरू किया। तो जब फोर्सेस को कहीं और से लेके हम नीचे लेके आएंगे तो उसके अंदर गैप फिर वहीं कहीं ना कहीं बनेगा, तो वो गैप बने, और उन गैप को जो है वापस से उनका फायदा उठाने के लिए, चाहे वो सोनमर्ग में हुआ हो, चाहे वो त्राल के क्षेत्र के अंदर मान लीजिएगा आप, चाहे आपकी जो है वो उरी सेक्टर में लगा लीजिए जहाँ पे इन्होंने हाल ही में जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी। तो ये काम तो पाकिस्तान करता रहेगा। बहरहाल देखना ये है कि जो पैटर्न ये लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनको जब से ये मालूम चला है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके लोकसभा के इलेक्शन हो गए, आपकी जनगणना भी हो गई, विधानसभा के इलेक्शन धूमधाम से हुए, पूरे विश्व को मालूम चल गया कि यहाँ पे कोई इस टाइप का मामला नहीं है जैसा हम लोग सोचते थे कि यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं है। डेमोक्रेसी है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो तो हर एक डेमोक्रेसी में लोगों को ओपिनियन देने का हक होता है और होते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो गए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए जयशंकर जी, और जिस हिसाब से उन्होंने अपना ओरा इस्तेमाल करके वहां पे जो जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बट पूरे क्षेत्र के अंदर, तो शायद वो तिलमिलाहट जो है वो किसी ना किसी रूप के अंदर आई। यहाँ पर 2 सवाल और रखते हैं। पहला, कश्मीर के उन इलाकों में हमले हो रहे हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से नहीं जुड़े हैं, तो आतंकी एंट्री कहाँ से ले रहे हैं और उनके मूवमेंट का रूट क्या है? और दूसरा सवाल, टीआरएफ साल 2019 से एक्टिव है, उसने कत्लेआम मचाया हुआ है, और जम्मू कश्मीर में तो सुरक्षा व्यवस्था उपराज्यपाल के हाथ में है, यानी केंद्र के हाथ में है। ऐसे में टीआरएफ की एक्टिविटी को रोकने में दिक्कत कहाँ आ रही है? ये सवाल हैं, अब सुनते हैं इनके जवाब। देखिए, इनका मेन रूट पीर पंजाल है। अभी तो पीर पंजाल रेंज है, ये आपके ऊपर नॉर्थ से शुरू होती है और फिर टर्न करके ये ईस्ट की तरफ को मुड़ करके ये जो है अनंतनाग के इलाके से ये जो है इस इलाके की तरफ चली जाती है। इसके अंदर जितना भी बॉर्डर लगता है आपका, चाहे आप कोटली ले लीजिए, चाहे नीलम वैली ले लीजिए, चाहे ऊपर पुंछ के साथ का ले लीजिएगा, और ऊपर चले जाओ नॉर्थ के अंदर तो उड़ी सेक्टर आ गया, वहां पर चले जाइएगा, नीचे की तरफ साउथ में त्राल आ गया। इस सब जगह पे घने जंगल है, बहुत घने जंगल। और इस रेंजेस के अंदर आप मानिएगा, अगर आपको इसको बिल्कुल मॉनिटर करना है, प्रॉपरली मॉनिटर करना है, तो आपको सेना की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जहां तक टीआरएफ का सवाल है, देखिए लश्कर ए तैयबा एक तंजीम ऐसी है, एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद की, जिसको बहुत फंडिंग पाकिस्तान में जिहाद के नाम पे और मुसलमानों के धर्म के नाम पे बहुत जल्दी से उसको मिलता है। तीसरा, यहाँ पे जो हमारा इलाका है, जो खासकर कश्मीर का इलाका है, इसके अंदर से लोकल लोग ही हैं, चाहे वो शेख सजाद गुल हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का सजाउद्दीन हो, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो एक लोकल होने का एक फायदा ये लोग
उधर पाकिस्तान में बैठ के उठाने की कोशिश करते हैं। 2019 से पहले जो ये बुरहान वानी का किस्सा हुआ था, और जब हम लोग साउथ कश्मीर के अंदर टैकल कर रहे थे, ऑपरेशन जैकबूट और ऑपरेशन ऑल आउट जो फोर्स लगी हुई थी इन सबके पीछे, चुन चुन के इनके एक एक जो भी कमांडर ने डिक्लेयर होता था उसको तुरंत मार दिया जाता था, और लोगों के अंदर वो दहशत फैल गई थी, वो पत्थरबाजी बंद हुई, और टीआरएफ जैसे इंस्टीट्यूशन निकलने शुरू हुए, क्योंकि लश्कर तैयबा का भी नाम बदनाम हो रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट अपने आप को छुपाने के लिए, चाहे दुनिया से छुपाने के लिए या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब सामने आने शुरू हुए, तो उसके बाद में लगभग 90 के करीब ऑपरेशंस हुए 2019 से लेकर 2022 के बीच में। इन 90 ऑपरेशंस के अंदर लगभग 172 से लेकर 180 के बीच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग ये लोग मारे गए थे। और इन मारे गए लोगों के अंदर 100 के करीब लोग वो थे जो हमारे लोकल बच्चे थे, जिनको इन्होंने मिसगाइड किया था। ये लोग जिसको टीआरएफ के नाम से ये लोग एनरोलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये चीज, और खासकर फायदा क्या उठाया गया इस चीज का, जब बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे यू विल अप्रिशिएट के एक माहौल ही अलग हो गया था पूरे देश का, नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे जो है एक थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया था। और इस दौरान में टीआरएफ के अंदर इन लोगों के जो, फिर भी हमारे जो ऑपरेशन चले सेना के, वहां पे ये देखा गया कि 108 के करीब 172 में से जो लोग मारे गए थे वो इस टीआरएफ के लोग ही थे। इस खबर के अपडेट्स हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी में 20 अक्टूबर को एक स्कूल के पास जो धमाका हुआ था उसके तार खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं और अब इस दिशा में जांच की जा रही है। पूरा मामला क्या है? रोहिणी के सेक्टर 14 में सीआरपीएफ संचालित एक स्कूल है। रविवार सुबह करीब 7:40 पर इस स्कूल की चारदीवारी के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट से स्कूल की चारदीवारी का एक हिस्सा उड़ गया और उसके बाद घटनास्थल पर सफेद पाउडर का गुबार देखा गया। धमाके की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस अपने बॉम्ब स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंची। साथ ही पहुंची फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड और एनएसजी कमांडोज की टीम। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में ब्लास्ट वाला जो स्पॉट है वहां पर बिजली की कुछ तारें, पोटेशियम क्लोरेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। फिर दिल्ली पुलिस ने की जो एफआईआर लिखी गई उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा है कि धमाके की साइट पर काफ़ी मात्रा में वाइट पाउडर बिखरा हुआ मिला और धमाके के बाद सफ़ेद धुएं का गुबार निकला था। धमाके से सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया और धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि सीआरपीएफ स्कूल के सामने बनी दुकानों के विंडो ग्लास और साइन बोर्ड डैमेज हो गए। हालांकि धमाके में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं है। अपनी एफआईआर में पुलिस ने उस शख्स का भी जिक्र किया है जिसने इस ब्लास्ट की सबसे पहले सूचना पुलिस को दी थी। कॉलर ने बताया कि जब धमाका हुआ तब वो घर में सो रहा था। इसके अलावा धमाके पर प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट भी आई है, वो भी सुनिए। तो जब धमाका हुआ तो कितनी तेज आवाज थी, उसके बाद क्या हुआ? बहुत तंगड़ी आवाज हुई थी। उसके बाद पुलिस बाद में ही आई सब लोग। अच्छा। और उससे पहले तो कोई आई ही नहीं। तो जब धमाका हुआ तो क्या हुआ? लोग भाग गए? आप क्या कर? भागे नहीं, यहीं रहे। भागे कौन? कोई भी नहीं। धमाका हुआ तो यहीं खड़े थे सब, इधर उधर दाएं बाएं इधर। तो ये देख रहे हैं खिड़की के शीशे से पूरे सब चक्कर हिल गया था क्या? हाँ, सारा टूट गया, सारा अंदर ये बोर्ड सब सारा खत्म। अच्छा, सीसीटीवी भी आया, उसमें देख रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो मतलब वो काफी तेजी से सब कुछ हिल गया। सब कुछ हिल गया, बिल्डिंग अंदर तक की कोठी हिल गई। पुलिस ने आपसे बातचीत करी? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा, 2-1 ने बता दिया मैंने। वहीं पत्रकारों ने भी घटनास्थल का ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस वक्त मैं उसी साइट पर मौजूद हूं जहां पर धमाका हुआ और यहां पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, ये 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है इंची टेप लेकर, जो मापा जा रहा है। कैमरा मैन इमामुल को कहूंगा कि जरा करीब आकर ये दिखाएं कि किस तरीके से जो इंची टेप है ये लेकर, जो ब्लास्ट साइट है जहां पर ये विस्फोट हुआ था, काफी शक्तिशाली ये विस्फोट था, तो इंची टेप से बाकायदा उसको नापा जा रहा है। कल की अगर बात करें तो कल जब धमाके के बाद टेलीग्राम चैनल पर एक टेलीग्राम चैनल है उस पर बाकायदा सीसीटीवी को डाला गया और धमाके की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन
चूंकि धमाके को क्लेम किया गया है, इस वजह से बकायदा दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को लिखकर डिटेल मांगी है। ये तमाम चीजें हुई हैं। उसके अलावा एफआईआर में भी खुलासा हुआ है कि सफेद पाउडर बड़ी मात्रा में जब धमाका हुआ उसके बाद सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। साथ ही साथ अब जो धमाका हुआ उससे जो ये वॉल है, जब सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे रिप्ता, ये जो वॉल है इसमें होल हो गया। इतना शक्तिशाली ये धमाका था, जिस वजह से अब यहाँ पर एक सीआरपीएफ की टीम आई हुई है और पूरा इंची टेप लेकर यहाँ पर मापा जा रहा है कि जो सड़क है उससे जो ये वॉल है वो कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह से धमाका हुआ था। अब पुलिस और तमाम एजेंसियां इस ब्लास्ट की अंदरूनी कहानी तलाश रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन एक स्क्रीनशॉट आया और पुलिस की जांच में एक और एंगल जुड़ गया। इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसे 20 अक्टूबर की ही शाम एक टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किया गया। ग्रुप का नाम जस्टिस लीग इंडिया। इस ग्रुप में वीडियो पर खालिस्तान जिंदाबाद का वाटर मार्क लगाया गया था। इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा गया कि अगर इंडिया की कायर एजेंसियां और उनके बॉस ये सोचते हैं कि गुंडों की बदौलत वो हमारी आवाज़ दबा सकते हैं तो वो भ्रम में हैं। वो ये सोच नहीं सकते कि हम उनके कितने करीब हैं और उन पर हमला करने के लिए कितने तैयार हैं। इसके आगे उन्होंने, इस मैसेज के आगे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। खालिस्तान वाले एंगल पर बात करने का एक और आधार है। दरअसल अमेरिका में रह रहे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। इस दंगे में 13,000 से ज़्यादा सिख महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बायकॉट करें। ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू ने ऐसी धमकी दी हो। नवंबर 2023 में भी पन्नू ऐसी धमकी दे चुका है। कहा था कि एयर इंडिया में यात्रा करने से बचें, जान को खतरा हो सकता है। अब इन्हीं धमकियों के आसपास दिल्ली में धमाका हुआ तो शक लाजिम है। इसे खालिस्तान और पन्नू वाले एंगल को हमने पत्रकारों की मदद से भी समझना चाहा। दरअसल इस पूरे मामले में खालिस्तान एंगल का नाम तब आया जब जस्टिस लीग करके एक जो टेलीग्राम चैनल है जो पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर ये खालिस्तानी द्वारा बैक किया जाता है। उस पर जो सीसीटीवी वायरल हुआ, जो धमाके का सीसीटीवी था, उस धमाके के सीसीटीवी को पोस्ट करके पूरी लिखी गई जिम्मेदारी ली गई उनकी तरफ से। लेकिन ये कितनी सही है इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं और ये एकमात्र एंगल नहीं है बल्कि अभी तक हर एंगल से इसकी जांच की गई है। अब आप सोचिए कि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि धमाका जहाँ पर किया गया और जिस इंटेंसिटी का किया गया तो आखिर उसका मकसद क्या था। बिना मकसद पता किए किसी भी नतीजे पर एजेंसियां फिलहाल नहीं पहुंचने वाली हैं। हमारी जिन भी अधिकारी से बात हुई उनका कहना है कि अभी तक उनको ऐसा कोई भी सूत्र सबूत नहीं मिला है जिससे ये खालिस्तान से जोड़ा जा सकता हो। हाँ, जो लोकेशन थी उसकी वजह से भी ये खालिस्तान से नहीं जुड़ता है। लोकेशन की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस नक्सल एंगल को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ समय में सीआरपीएफ ने नक्सल के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को काफ़ी तेज कर दिया। तो सीआरपीएफ स्कूल के बगल में ये धमाका किया गया और ये धमाका काफ़ी तेज़ था, इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई, एक शॉक वेव बनी। इस शॉक वेव की वजह से आसपास की दुकानों को, जो गाड़ियां खड़ी थी, उनको नुकसान हुआ, लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ। यानी मोटिव क्लियर था, किसी को नुकसान पहुंचाना शायद उनका मोटिव नहीं था, मैसेज मोटिव था। तो आखिर ये मैसेज वहां पर विस्फोटक रखकर कौन देना चाहेगा, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इस ब्लास्ट पर राजनीतिक बयानबाजी भी जाहिरन हुई है, वो भी सुनते हैं। रोहिणी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और एलजी साहब गायब है। जिस शख्स के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे, वो कहां गायब हैं? मेरा सवाल है, वो अब तक रोहिणी क्यों नहीं पहुंचे? अगर एलजी साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे दें, किसी और को आ जाने दें जो काम कर सके। पूरी तरीके से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार फेल है। सरकार अभी तक ये पता नहीं कर पा रही कि इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या है, ब्लास्ट किन लोगों ने कराया है। दिल्ली तो सीधा सीधा दिल्ली के भारत के होम मिनिस्टर के अंडर में है, यहाँ की सारी पुलिस उनके अंडर में आती है। कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद होता है तो बड़ा बड़ा कम्युनल राइट हो जाता है।
आज ये ब्लास्ट हो गया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, मल्टी एजेंसी प्रोब चल रहा है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है बहुत टाइम तक तो वो अंडरग्राउंड नहीं रह सकते। और आप जानते हैं हमारी सरकार की पॉलिसी कि किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस है। मतलब किसी तरह से इस तरह की वाकयात को बर्दाश्त करने का मादा इस सरकार में नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर के। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन लद्दाख के कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट यानी अपनी अपनी सेनाओं को पीछे खींचने पर तैयार हो गए हैं। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. आपने विदेश मंत्रालय को सुना, अब आपको ये खबर आसान तरीके से समझाते हैं। साल 2020 में भारत और चीन के बीच कई मौकों पर तनाव हुआ था। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में 2020 में 15-16 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की फौज के बीच स्टैंड ऑफ की भी स्थिति आई थी। दोनों देशों की फौज इन इलाकों में गश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि फौजें अब पेट्रोल कर सकेंगी और साथ ही फौजियों की तैनाती में भी कमी लाई जाएगी। अगली सुर्खी हवाई जहाज़ों में बम की धमकी से जुड़ी हुई। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने 21 अक्टूबर को पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स में बम की धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। धमकी देने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के साथ ही सिविल एविएशन एक्ट 1982 में संशोधन की योजना भी बनाई जा रही है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it. बीते दिनों कई बार भारत की फ्लाइट्स में बम होने की फर्जी धमकियां दी गई हैं। बीते 2 दिनों की ही बात करें तो 19 अक्टूबर को 30 तो 20 अक्टूबर को 25 फ्लाइट्स में बम होने की फर्जी धमकी सामने आई थी। इन धमकियों के बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF से रिपोर्ट तलब की थी। BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन और CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने 21 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के ब्यौरे अभी सामने नहीं आए हैं, आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। अगली सुर्खी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कनाडा ने उन पर और भारत सरकार पर जो भी आरोप लगाए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और इससे जुड़ा कोई कानूनी सबूत साझा नहीं किया गया है। बता दें कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में तत्कालीन उच्चायुक्त संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, यानी उन पर कार्रवाई की जा सकती है या पूछताछ की जा सकती है। अभी नहीं आरोपों के बीच कनाडा के CTV न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में संजय वर्मा ने आरोप लगाया कि कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए खालिस्तान समर्थक एक कीमती धरोहर हैं। अगर कनाडा के नेता ये नहीं जानते कि हमारे दुश्मन वहाँ क्या कर रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कनाडा के नेता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी नहीं जानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत किसी की हत्या में शामिल नहीं है। अगली सुर्खी में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही चर्चा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और खबरों के मुताबिक इन 9 में से कांग्रेस 5 सीटें लड़ने के लिए मांग रही है, जबकि सपा उन्हें 2 सीटें देने को ही राजी है, जिस वजह से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। अब इन्हीं खबरों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा पहुंचे। उन्हें अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव का नामांकन करवाना था। इस दौरान मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि क्या सपा कांग्रेस में तनाव है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी लेकिन क्या बात हो रही है सर? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि हम
उस सोच के साथ हैं कि इस देश में भाजपा ने संविधान विरोधी तानाशाही माहौल बना दिया है। हम राहुल जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस सोच के साथ हैं, इसीलिए हम गठबंधन के साथ हैं। मगर फिर भी जो हालात हैं वो अपनी बात कह दी गई है, कोई फैसला शाम तक हो जाएगा। आप लोग लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की हो रही है तो कम से कम पार्टी को अपने सीनियर नेता राम गोपाल यादव को अनुशासन बरतना और भाषा की मर्यादा बरतना तो सिखाना ही चाहिए, नहीं तो वो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ साथ संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोगों को गालियां देते रहेंगे। राज्यसभा सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो उन्होंने सफाई भी दी। अरे हमने कौन सी टिप्पणी की, जब तक CJI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात, हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, CJI का तो कोई सवाल ही नहीं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।